देखिए 24 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, शिक्षण प्रदर्शन का अर्थ एवं महत्व को बताइए। शिक्षण प्रदर्शन का अर्थ एवं महत्व को बताएं। शिक्षण प्रदर्शन, जिसको टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन भी कहते हैं, का सीधा सा मतलब है किसी चीज़ को करके दिखाना ताकि दूसरे उसे समझ सके और सीख सके। शिक्षण प्रदर्शन एक बहुत अच्छा तरीका है छात्रों को किसी भी प्रयोगात्मक या जटिल चीज़ को आसानी से सिखाने का। यह देखने और करने पर जोर देता है जिससे समझ गहरी होती है। लेकिन इसके अलावा कुछ नुकसान भी है, जैसे कि यह छात्रों की अपनी रचनात्मकता को सीमित कर सकता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं। आप सिर्फ बोलकर नहीं समझाते, बल्कि आप खुद साइकिल चलाकर दिखाते हैं कि कैसे पैडल मारना है, कैसे संतुलन बनाना है और कैसे ब्रेक लगाना है। यही शिक्षण प्रदर्शन है। इसका क्या मतलब है और यह महत्वपूर्ण क्यों है? पहला, करके दिखाना। जब कोई चीज़ सिर्फ बोलने से समझ नहीं आती, खासकर विज्ञान या कला जैसे विषयों में, तो उसे करके दिखाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। जैसे विज्ञान में कोई प्रयोग करके दिखाना या गृह विज्ञान में कोई खाना बनाकर दिखाना। नियम और सिद्धांत साफ होते हैं। जब आप कोई क्रिया या प्रयोग करके दिखाते हैं तो उसके पीछे के नियम और सिद्धांत आसानी से समझ आ जाते हैं। शिक्षक की भूमिका क्या होगी? शिक्षक का काम यह होता है कि वह इस तरह से प्रदर्शन करे कि छात्र उसे देखकर खुद भी वैसा ही करने के लिए प्रेरित हो। शिक्षक को पहले से पता होना चाहिए कि उसे क्या दिखाना है और उससे क्या सिखाना है। प्रदर्शन में क्या क्या शामिल होता है या प्रदर्शन के घटक कौन कौन से हैं। आसान सामग्री, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो सरल हो और आसानी से मिल सके। विषय से जुड़ी सामग्री, जो कुछ दिखा रहे हैं वह विषय से जुड़ा होना चाहिए ताकि छात्रों को कॉन्सेप्ट समझने में मदद मिले। सही तरीका, चीज़ों को सही और उपयोगी तरीके से दिखाएं। सही माध्यम, दिखाने के लिए सही तरीका चुनें, जैसे बोर्ड पर दिखाना, कंप्यूटर पर दिखाना या हाथ से करके दिखाना। छात्रों की समझ जांचना, बीच बीच में आप सवाल पूछकर देखें कि छात्रों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस प्रदर्शन के क्या फ़ायदे होंगे या प्रदर्शन के क्या गुण हैं? आसानी से सीखना, छात्र देखकर प्रयोगात्मक काम करना आसानी से सीख जाते हैं। कमज़ोर छात्रों के लिए भी यह उपयोगी होता है। जिन छात्रों को समझने में दिक्कत होती है उनके लिए यह तरीका बहुत अच्छा है। वैज्ञानिक तरीका सीखना, छात्र किसी काम को करने का सही और वैज्ञानिक तरीका सीखते हैं। ज्ञान और कौशल, इससे छात्रों को ज्ञान भी मिलता है और वो कोई काम करने का कौशल भी सीखते हैं। इस प्रदर्शन की सीमाएँ क्या-क्या हैं या फिर कमियाँ कौन-कौन सी हैं? सिर्फ़ देखकर नहीं सीख सकते, सिर्फ़ देखकर किसी काम में माहिर नहीं बना जा सकता, खुद करके देखना भी ज़रूरी है। नकल करने की आदत, छात्र सिर्फ़ नकल करना सीख सकते हैं, जिससे उनकी अपनी सोच, मौलिकता का विकास नहीं हो पाता। वास्तविक हालात अलग, जो प्रदर्शन क्लास में होता है, वह वास्तविक जीवन में काम करने के हालात से अलग हो सकता है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा तकनीकी में संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य या रचनावाद अथवा संरचनात्मक से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा इसका, शिक्षा तकनीकी में संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य या रचनावाद। इसे समझने के लिए हम पहले रचना या संरचना शब्द का मतलब समझते हैं। रचना का मतलब है किसी चीज़ को बनाना, सजाना या व्यवस्थित करना। जैसे कारीगर मिट्टी से बर्तन बनाता है या एक इंजीनियर पुल का ढांचा बनाता है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ बनाया या व्यवस्थित किया जाता है। अब आते हैं रचनात्मक परिप्रेक्ष्य पर। शिक्षा के क्षेत्र में रचनात्मक परिप्रेक्ष्य या संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य का मतलब है कि शिक्षण को कैसे इस तरह से डिजाइन किया जाए कि उसकी संरचना कैसी बनाई जाए ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा रचनात्मक, लक्ष्य आधारित और व्यवहारिक बन सके। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा तकनीकी में संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य हमें यह सिखाता है कि हम अपने पढ़ाने के तरीके और साधनों को कैसे कुशलतापूर्वक व्यवस्थित और डिजाइन करें ताकि सीखने की प्रक्रिया ज़्यादा असरदार, मज़ेदार और व्यवहारिक बन सके। यह इस बात पर ध्यान देता है कि हम शिक्षण के लिए एक मजबूत और प्रभावी ढांचा कैसे तैयार करते हैं। इसका मुख्य विचार क्या है? देखिए, इसका मुख्य विचार यह है शिक्षण को बेहतर बनाना।
यह इस बात पर ध्यान देता है कि हम पढ़ाने के तरीकों को कैसे रचनात्मक बना सकते हैं। रचनात्मक बनाने का मतलब है कि हम उसमें नए नए तरीके, तकनीकें और साधन का इस्तेमाल करें। दूसरा है व्यवस्थित करना। यह इस बात का अध्ययन करता है कि शिक्षण सामग्री जो पढ़ाया जा रहा है, शिक्षण तकनीकें कैसे पढ़ाया जा रहा है और अन्य साधनों को कैसे एक सही क्रम में व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ताकि बच्चों को सबसे अच्छे तरीके से समझ आ सके। तीसरा है कैसे पढ़ाना है इसका अध्ययन। यह सिर्फ क्या पढ़ाना है पर नहीं, बल्कि कैसे पढ़ाना पर भी जोर देता है। इसमें यह सीखा जाता है कि शिक्षण को कैसे योजनाबद्ध और प्रभावी बनाया जाए ताकि सीखने की प्रक्रिया सुचारू रहे। चौथा है अनुदेशन तकनीकी का उपयोग। शिक्षण को व्यवस्थित करने और प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए अनुदेशन तकनीकी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। अनुदेशन तकनीकी में वे सभी विधियाँ और उपकरण आते हैं जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाते हैं, जैसे स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर, खास सॉफ्टवेयर या सीखने के नए तरीके। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है अब, www. क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, स्पष्ट कीजिए। वर्ल्ड वाइड वेब www. ठीक है, www. बोलते हैं जिसको। इसे वेब भी कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर जानकारी को देखने और साझा करने का बहुत बड़ा सिस्टम होता है। इसमें वेबसाइटें और वेब पेज शामिल है जिन्हें वेब ब्राउज़र के माध्यम से देखा जा सकता है। कल्पना कीजिए कि इंटरनेट एक बहुत बड़ा राजमार्ग है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ता है। इस राजमार्ग पर बहुत सारी सड़कें और गलियां हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इन सड़कों और गलियों पर मौजूद सारे घर और दुकानें हैं जहां सारी जानकारी रखी हुई है। मुख्य बातें क्या हैं इसकी? जानकारी का भंडार। वेब पर दुनिया भर की सारी जानकारी और सूचनाएं मौजूद हैं। ये जानकारी टेक्स्ट में लिखा हुआ होगा या तस्वीरें यानी ग्राफिक्स, आवाज़ में यानी ऑडियो और वीडियो के रूप में हो सकता है। वेबसाइट और वेब पेज। हर व्यक्ति या संस्था, जैसे कोई कंपनी, स्कूल या सरकारी ऑफिस, अपनी जानकारी को वेब पर वेबसाइट के रूप में रखती है। एक वेबसाइट कई सारे वेब पेजों से मिलकर बनी होती है। आप वेब पेज को एक किताब के पन्ने की तरह समझ सकते हैं। सर्वर। यह सारी जानकारी दुनिया भर में बड़े बड़े कंप्यूटरों पर स्टोर होती है, जिन्हें सर्वर कहते हैं। सर्वर वो जगह है जहां वेबसाइटें और उनके वेब पेज रखे जाते हैं ताकि आप जब चाहे उन्हें देख सकें। वेब ब्राउज़र क्या होता है? आपको इन वेब पेजों को देखने के लिए एक खास प्रोग्राम की ज़रूरत होती है जिसे वेब ब्राउज़र कहते हैं, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी इत्यादि। यह ब्राउज़र आपके कंप्यूटर या मोबाइल पर चलता है और यह आपको वेब पर मौजूद जानकारी को देखने में मदद करता है। कैसे काम करता है? जब आप अपने वेब ब्राउज़र में किसी वेबसाइट का पता जैसे https www.google.com सर्च करते हैं, तो आपका ब्राउज़र सर्वर से उस वेबसाइट की जानकारी मांगता है। सर्वर वह जानकारी आपके ब्राउज़र को भेजता है और आप उसे अपनी स्क्रीन पर देख पाते हैं। आज क्यों ज़रूरी है ये? आज के समय में हर व्यक्ति, कंपनी या संगठन की जानकारी, जैसे प्रोडक्ट, सेवाएं, शिक्षा की जानकारी दुनिया तक पहुंचाने के लिए अपनी वेबसाइट बनाते हैं। इससे वे लोगों तक आसानी से पहुंच पाते हैं। उदाहरण के लिए, अभी आप जो यह पढ़ रहे हैं वह भी एक तरह से वर्ल्ड वाइड वेब पर ही उपलब्ध है। जब आपने यह सवाल पूछा तो सर्वर से जानकारी आपके डिवाइस पर ब्राउज़र के जरिए आई। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अब हम लोग 27 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। बहुमाध्यम उपागम या शिक्षण में बहुमाध्यम से आप क्या समझते हैं? देखिए बहुमाध्यम उपागम को इंग्लिश में मल्टीमीडिया अप्रोच कहते हैं। ठीक है, मैरियम वेबस्टर्स कॉलेजिएट डिक्शनरी के अनुसार इसका अर्थ है कई माध्यमों का उपयोग करना या फिर शामिल करना या समाहित करना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बहुमाध्यम उपागम शिक्षण का वह तरीका है जहां एक ही विषय वस्तु को समझाने के लिए अलग अलग साधनों जैसे चित्र, आवाज़, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स का एक साथ इस्तेमाल किया जाता है ताकि सीखने की प्रक्रिया ज़्यादा प्रभावी और मज़ेदार बन सके और निर्धारित लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो सके। कल्पना कीजिए कि आप किसी विषय के बारे में सीख रहे हैं। अगर आपको सिर्फ बोलकर पढ़ाया जाए तो शायद आपको उतना अच्छे से समझ में ना आए,
लेकिन अगर आपको सिर्फ किताब पढ़कर समझाया जाए तब भी शायद पूरी बात पकड़ में ना आए। बहुमाध्यम उपागम का सीधा सा मतलब है किसी चीज़ को सिखाने या समझाने के लिए एक से ज़्यादा तरीकों या साधनों का इस्तेमाल करना। उदाहरण के लिए, जब कोई शिक्षक पढ़ाते समय सभी चीज़ों का इस्तेमाल करता है तो वह बहुमाध्यम उपागम का प्रयोग कर रहा है। जैसे बोलकर समझाना यानी आवाज़ के माध्यम से समझाना, ब्लैक बोर्ड पर लिखना या चित्र बनाना यानी लिखावट और चित्र के माध्यम से समझाना, एक वीडियो दिखाना, दृश्य और श्रव्य दिखाना, कंप्यूटर पर प्रेजेंटेशन दिखाना, टेक्स्ट, चित्र और एनिमेशन के माध्यम से समझाना, किसी चीज़ का मॉडल या नमूना दिखाना यानी वास्तविक वस्तु को दिखाना, गाने या संगीत का इस्तेमाल करना। ठीक है, यह इसलिए ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह ज़्यादा प्रभावी होता है। जब एक ही बात को अलग अलग तरीक़ों से समझाया जाता है, जैसे देखकर, सुनकर, पढ़कर, तो वह छात्रों को बेहतर तरीके से समझ आती है और लंबे समय तक याद रहती है। दूसरा है दिलचस्प बनाना। यह पढ़ाई को ज़्यादा मज़ेदार और आकर्षक बनाता है सभी के लिए। हर छात्र के सीखने का तरीका अलग अलग होता है। कोई देखकर अच्छा सीखता है, कोई सुनकर और कोई करके। बहुमाध्यम उपागम सभी तरह के छात्रों के लिए फ़ायदेमंद होता है। संचार को बेहतर बनाना। यह जानकारी को कई तरीकों से जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, आवाज़ और वीडियो के जरिए पहुंचाता है, जिससे संचार ज़्यादा मजबूत होता है। नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन ने इसे ऐसे समझाया है। इसका मतलब है कि जब आप बहुत सारी देखने और सुनने वाली चीज़ें जैसे वीडियो और तस्वीरों को दूसरी पढ़ाई की सामग्री के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वे सब मिलकर एक दूसरे को और ज़्यादा असरदार बनाते हैं। तो ये हमारा जो था 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो गया। अब देखते हैं 28 क्वेश्चन नंबर क्या है। 28 क्वेश्चन नंबर है मोबाइल लर्निंग यानी एम लर्निंग क्या है। मोबाइल लर्निंग एक ऐसी सुविधा है जहां आप अपने मोबाइल डिवाइस जैसे स्मार्टफोन या टैबलेट का उपयोग करके किसी भी समय और किसी भी स्थान पर पढ़ाई कर सकते हैं। इसने शिक्षा को बहुत सुविधाजनक और हर किसी के लिए सुलभ बना दिया है। कल्पना कीजिए, आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं या कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं। पहले इसके लिए आपको किसी क्लासरूम में जाना पड़ता था या किताबें खरीदनी पड़ती थी। मोबाइल लर्निंग के ज़रिए आप मोबाइल पे ये सब चीज़ें आसानी से पढ़ सकते हैं। मोबाइल लर्निंग, जिसे एम लर्निंग भी कहते हैं, इसका मतलब कि आप अपने मोबाइल फ़ोन या टैबलेट जैसे छोटे डिवाइस का इस्तेमाल करके कभी भी कहीं भी कुछ भी सीख सकते हैं। इसके कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे बदला हुआ तरीका। मोबाइल लर्निंग ने पढ़ाई के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। अब सीखने के लिए आपको किसी एक जगह जैसे स्कूल या लाइब्रेरी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आप घर में भी जो है पढ़ सकते हैं। दूसरा, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का असर। पिछले कुछ सालों में इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है। अब हर किसी के पास स्मार्टफ़ोन है और लोग इसका इस्तेमाल सिर्फ बात करने के लिए या वीडियो देखने के लिए नहीं, बल्कि कुछ सीखने के लिए भी कर रहे हैं। मोबाइल ऐप्स की भरमार। अब पढ़ाई के लिए बहुत सारे मोबाइल ऐप्स उपलब्ध हैं। ये ऐप्स आपको अलग अलग विषयों पर जानकारी, वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस पेपर और मॉक टेस्ट देते हैं। आप कहीं भी और कभी भी मोबाइल ई लर्निंग के ज़रिए सीख सकते हैं। अगर आप क्लास नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने मोबाइल पर ही लेक्चर देख सकते हैं। अगर आप बस में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कहीं इंतज़ार कर रहे हैं, तो उस समय का इस्तेमाल आप प्रैक्टिस पेपर हल कर सकते हैं या कोई नई चीज़ सीख सकते हैं। कई ऐसे ऐप्स हैं जिन्हें एक बार डाउनलोड करने के बाद आपको इंटरनेट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, जिससे आप ऑफलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है परीक्षा की तैयारी। ऑनलाइन मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर्स की मदद से परीक्षा की तैयारी करना बहुत आसान हो गया है। आप अपने फ़ोन पर ही सवालों का अभ्यास कर सकते हैं। इसका प्रभाव क्या है? देखिए, मोबाइल लर्निंग का लोगों पर बहुत गहरा असर पड़ा है। जिन लोगों को इसकी आदत हो जाती है, वे परीक्षा की तैयारी के लिए या नई चीज़ें सीखने के लिए घंटों मोबाइल पर बिताते हैं। इससे यह साबित होता है कि मोबाइल से पढ़ाई की यह तकनीक काफ़ी सफल रही है। तो ये हमारा 28 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेब आधारित निर्देश, वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शन, WBI क्या है, या इससे आप क्या समझते हैं? वेब आधारित निर्देश, इसे वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म WBI होता है। इंटरनेट का उपयोग करके
पढ़ाई करने का एक आधुनिक तरीका है। यह हमें मल्टीमीडिया, इंटरैक्टिविटी और दूरस्थ शिक्षा की सुविधा देता है, जिससे सीखना ज़्यादा सुलभ, आकर्षक और प्रभावी बन जाता है। कल्पना कीजिए कि स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई सिर्फ क्लासरूम में नहीं होती, बल्कि इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, www के जरिए होती है। यही है वेब आधारित निर्देश, WVI। WVI का मतलब है इंटरनेट, खासकर www का इस्तेमाल करके सीखने और सिखाने का एक माहौल बनाना। www वर्ल्ड वाइड वेब WI को कैसे खास बनाता है? मल्टीमीडिया, कई रूपों में जानकारी। WVI में सिर्फ लिखा हुआ टेक्स्ट ही नहीं, बल्कि तस्वीरें, आवाज़ और वीडियो भी देख सकते हैं। जैसे एक ही विषय को समझाने के लिए वीडियो, ग्राफिक्स और टेक्स्ट सब एक साथ इस्तेमाल होते हैं। यह सीखने को और ज़्यादा दिलचस्प बनाता है। हाइपर टेक्स्ट या फिर हाइपर मीडिया एक से दूसरे पर जाने की सुविधा देती है। इसका मतलब है कि आप किसी शब्द या तस्वीर पर क्लिक करके तुरंत उससे जुड़ी दूसरी जानकारी किसी और पेज पर जा सकते हैं, जैसे कि विकिपीडिया पे आप लोगों ने देखा होगा। विकिपीडिया पर आप किसी शब्द पर क्लिक करते हैं और उससे जुड़ी नई जानकारी पर पहुंच जाते हैं। इससे आप अपनी रुचि के अनुसार गहरे में जा सकते हैं। दूर बैठकर सीखना, www की वजह से आप घर बैठे ही दुनिया के किसी भी कोने से पढ़ाई कर सकते हैं। आपको स्कूल या कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो दूर रहते हैं या जिनके पास नियमित क्लास में जाने का समय नहीं है। WI की खास बात क्या है? ज्ञान का अवरोध हटाना। पहले की पारंपरिक क्लास में सीखना अक्सर नीरस लग सकता था, जहाँ सिर्फ टीचर बोलता था और बच्चे सुनते थे। लेकिन कंप्यूटर और वेब ने इसे बदल दिया है। WI ने सीखना ज़्यादा आकर्षक और इंटरैक्टिव हो गया है। आप खुद जानकारी ढूंढ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। शिक्षक अब अपनी पढ़ाई की सामग्री को वेब पर कहीं भी, कभी भी उपलब्ध करा सकता है। इससे छात्र जब चाहे उसे देख और पढ़ सकते हैं। WI की श्रेणियाँ, WBI में क्या-क्या शामिल होता है? देखिए, अनुशासक डिज़ाइन, यह इस बात को का जायज़ा ज़्यादा बना योजना बनाना है कि पढ़ाई की सामग्री को कैसे बनाया और व्यवस्थित किया जाए ताकि वह प्रभावी हो। इसमें यह सोचना शामिल है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, छात्रों का मूल्यांकन कैसे करना है। सामग्री की गुणवत्ता, कंटेंट क्वालिटी, जो जानकारी वेब पर दी जा रही है वह सही है, स्पष्ट है और अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। शिक्षक छात्र सहभागिता, टीचर स्टूडेंट इंटरैक्शन, WBI में यह जरूरी है कि छात्र और शिक्षक आपस में बातचीत कर सके, भले ही वे शारीरिक रूप से एक जगह ना हो। यह ईमेल, चैट या ऑनलाइन फोरम के जरिए हो सकता है। देखिए, शिक्षण प्रोग्रामिंग के लिए समर्थन, इसका मतलब है कि WBI को चलाने और बनाए रखने के लिए तकनीकी सहायता और सही सॉफ्टवेयर उपलब्ध होना चाहिए। तो यह हमारा 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है, होम पेज क्या है, या फिर होम पेज से आप क्या समझते हैं? कल्पना कीजिए कि आप कोई किताब खोलते हैं। शुरुआती पन्ना यानी स्टार्टअप पेज, यह वह पन्ना है जो किताब खोलते ही सबसे पहले आपके सामने आता है। यही होम पेज होता है। होम पेज या किताब के अंदर का एक खास पन्ना है जिस पर आप किसी भी समय वापस जा सकते हैं, जैसे किताब का अनुक्रमणिका, इंडेक्स या परिचय पन्ना। अब यही चीज़ को आप गूगल क्रोम के संदर्भ में समझते हैं। गूगल क्रोम जैसे ही आप खोलते हैं तो जो पहला पन्ना खुलता है या वह वेब पेज है जब आप गूगल क्रोम या फिर कोई वेब ब्राउज़र को पहली बार खोलते हैं या लॉन्च करते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी वेब पेज को अपनी शुरुआती पन्ना सेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यह हमेशा एक ही रहे जब तक आप उसे सेट ना करें। होम पेज या वह पेज है जिस पर आप होम बटन, एक छोटे घर जैसा आइकन होता है कुछ इस तरह का, इस पर आप क्लिक करते हैं तो यह आपका पसंदीदा या सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला पेज हो सकता है। जैसे गूगल सर्च पेज, आपकी पसंदीदा न्यूज़ वेबसाइट या आपका ईमेल इनबॉक्स। उदाहरण के लिए, जब आप गूगल क्रोम खोलते हैं तो आपको https://www.google.com/search खुल जाता है। यह आपका शुरुआती पन्ना हो सकता है। आप किसी दूसरे वेबसाइट पर ब्राउज़ करते हैं लेकिन आपको अचानक https://www.google.com
सर्च पर वापस जाना है तो आप ब्राउज़र में बने होम बटन छोटे घर वाले आइकन पर क्लिक करते हैं और आप तुरंत उस साइट पे चले जाते हैं, ठीक है। और यही आपका क्या होता है, होम पेज होता है। अब इसकी समस्याएँ और सावधानियाँ क्या हैं? कभी-कभी आपका शुरुआती पन्ना होम पेज या आपके वेब ब्राउज़र का सर्च इंजन जैसे गूगल, बिंग अपने आप बदल जाता है, बिना किसी अनुमति के। ऐसा अक्सर तब होता है जब आपके कंप्यूटर में कोई अवांछित सॉफ्टवेयर, अनवांटेड सॉफ्टवेयर या मैलवेयर आ जाता है। यह मैलवेयर आपके ब्राउज़र की सेटिंग को बदल देता है। अगर ऐसा होता है तो आपको अपने कंप्यूटर से उस मैलवेयर को ढूँढकर हटाना चाहिए और अपनी ब्राउज़र सेटिंग को वापस सही करना चाहिए। अगर हम इसको संक्षेप में बोलें तो शुरुआती पन्ना वह पेज है जो ब्राउज़र खोलने पर दिखता है और होम पेज वह पेज है जिस पर आप होम बटन दबा कर जाते हैं। आप इन दोनों को अपनी पसंद के अनुसार सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये अपने आप बदले तो सावधान हो जाए, क्योंकि यह किसी मैलवेयर का संकेत हो सकता है, यानी इसमें वायरस जैसी कोई चीज़ आ सकता है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन नंबर, अशाब्दिक संप्रेषण क्या है, या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण वह तरीका है जहां हम शब्दों का उपयोग किए बिना अपने हाव भाव, मुख मुद्राओं, शरीर की हरकतों और इशारों से अपनी बात, भावनाएं या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। यह शिक्षण और दैनिक जीवन दोनों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। कल्पना कीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो आपकी भाषा नहीं बोलता, आप उससे कैसे बात करेंगे। शायद आप अपने हाथों से इशारा करेंगे, अपने चेहरे पर खुशी या गुस्सा दिखाएंगे, या अपने शरीर की हरकत से कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। यही अशाब्दिक संप्रेषण है। अशाब्दिक मतलब क्या होता है, नॉन वर्बल, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप बिना कोई आवाज़ किए किसी से कम्युनिकेट करें। जब हम बिना शब्दों का इस्तेमाल किए एक दूसरे से बात करते हैं तो वह अशाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। इसकी कुछ मुख्य बातें होती हैं। बिना शब्दों के बात, इसमें हम भाषा का उपयोग नहीं करते हैं। कैसे करते हैं, हम इसका उपयोग इन तरीक़ों से करते हैं। पहला, हाव भाव, जैसे हाथ हिलाना, उंगली से इशारा करना, सिर हिलाना। सिर हिलाने का मतलब हाँ या ना के लिए होता है। मुख मुद्राएं, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के भाव, जैसे मुस्कुराना, भौवें सिकोड़ना गुस्से में, आंखें बड़ी करना हैरानी में। शारीरिक गतिविधियाँ, बॉडी मूवमेंट, जैसे चलने का तरीका, खड़े होने का तरीका, बैठने का तरीका, या फिर आँखों का संपर्क, आँखों में आँखें डालकर देखना या नज़र चुराना। शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज, यह इन सभी चीज़ों का कुल मिलाकर नाम है। इसे शांत भाषा यानी साइलेंट लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई आवाज़ नहीं होती, भावों की अभिव्यक्ति होती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से अपनी भावनाओं जैसे खुशी, उदासी, गुस्सा, डर को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कक्षा में उपयोग कैसे करेंगे इसका शिक्षण में, तो कक्षा नियंत्रण, शिक्षक कभी कभी सिर्फ अपने आँखों से या शरीर की मुद्रा से छात्रों को शांत रहने का इशारा करते हैं। निर्देशन, बिना बोले छात्रों को इशारा करके कुछ करने या ना करने का निर्देश देना होता है। प्रस्तुतिकरण में सहायक होता है, जब शिक्षक पढ़ाते समय अपने हाथों का उपयोग करते हैं, चेहरे के भावों से उत्साह दिखाते हैं, तो यह बात को ज़्यादा प्रभावी बनाता है। शाब्दिक संचार को सरल बनाना, जब हम बोलते हैं तो हमारे अशाब्दिक संकेत उसे और स्पष्ट बनाते हैं। जैसे अगर आप हाँ कहते हुए सर भी हिलाते हैं तो आप बात ज़्यादा साफ हो जाती है। वातावरण बनाना, यह कक्षा में एक और अच्छा और दोस्ताना माहौल बनाने में मदद करता है। भाव प्रधान, अशाब्दिक संचार भावनाओं पर ज़्यादा ध्यान देता है। पूर्ण शिक्षण, अच्छे शिक्षण में ज्ञान, क्या पढ़ा रहे हैं, भाव, किस भावना से पढ़ा रहे हैं, और क्रिया, कैसे पढ़ा रहे हैं, तीनों एक साथ होते हैं। अशाब्दिक संचार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे कक्षा का माहौल जीवंत बनता है और छात्रों का बेहतर विकास होता है। इसके महत्वपूर्ण घटक क्या होते हैं, शिक्षण के दौरान शिक्षक और छात्रों के बीच जो बातचीत अंतःक्रिया होती है, उसमें अशाब्दिक संचार एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, भले ही इस पर कम अध्ययन हुआ हो, निभाता है। देखिए ये हमारा 31 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। अब 32 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम परिणाम यानी लर्निंग आउटकम्स क्या है। अधिगम परिणाम पढ़ाई के वह स्पष्ट लक्ष्य हैं जो बताते हैं कि पढ़ाई पूरी होने के बाद छात्र क्या जानेंगे
और क्या कर पाएंगे, और ये उन्हें यह समझने में मदद करते हैं कि यह सब उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए, आप कोई खेल सीखने जा रहे हैं, जैसे क्रिकेट। जब आप खेल सीखना शुरू करते हैं तो आपको पहले ही बता दिया जाता है कि इस खेल को सीखने के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे। जैसे आप आप गेंद को बल्ले से मारना सीख जाएंगे, आप दौड़कर रन लेना सीख जाएंगे, आप विपक्षी खिलाड़ी को आउट करना सीख जाएंगे। यही बातें अधिगम परिणाम हैं। अगर आसान भाषा में बोला जाए तो अधिगम परिणाम वे बातें या क्षमताएं हैं जो यह बताती है कि किसी पढ़ाई, क्लास, कोर्स या पूरे कार्यक्रम के अंत तक छात्रों को क्या ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और वे क्या क्या कौशल हासिल कर पाएंगे। यह छात्रों को यह समझाने में मदद करते हैं कि जो कुछ भी वे सीख रहे हैं वह उनके लिए क्यों उपयोगी होगा। मुख्य बातें। स्पष्ट लक्ष्य। अधिगम परिणाम एक तरह के स्पष्ट लक्ष्य होते हैं। वे बताते हैं कि सीखने के बाद आप क्या कर पाएंगे। ज्ञान और कौशल पर जोर। ये इस बात पर ध्यान देते हैं कि छात्रों को कौन सा ज्ञान मिलेगा, जैसे किसी चीज़ के बारे में जानकारी, और कौन सा कौशल, जैसे किसी काम को करने की क्षमता आएगा। मूल्यांकन में मदद। जब अधिगम परिणाम पहले से तय होते हैं तो शिक्षकों के लिए यह मूल्यांकन करना आसान हो जाता है कि छात्रों ने कितना सीखा है और उन्हें कितने ग्रेड मिलने चाहिए। छात्रों छात्रों को स्पष्टता। छात्र समझ पाते हैं कि वे क्या पढ़ रहे हैं और यह पढ़ाई उनके भविष्य में कैसे काम आएगी। विभिन्न गतिविधियों से जोड़ना। ये परिणाम छात्रों को यह समझने में मदद करते हैं कि वे अलग अलग विषयों या संस्थानों में जो कुछ सीख रहे हैं वह एक दूसरे को कैसे जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, कोर्स करने से पहले यह बताया जाता है कि इस कोर्स के अंत तक आप कंप्यूटर पे एक्सेल शीट बनाना सीख जाएंगे। यह एक अधिगम परिणाम है। क्लास के अंत में आज की क्लास के बाद आप इतिहास की प्रमुख घटनाओं की सूची बना पाएंगे। यह भी एक अधिगम परिणाम है। अधिगम परिणाम के प्रकार। ये बताते हैं कि सीखने के बाद किस तरह की क्षमताएं विकसित होंगी, जैसे बौद्धिक कौशल। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आप किसी अवधारणा को समझ पाएंगे, किसी नियम को जान पाएंगे या किसी प्रक्रिया को कैसे करते हैं या सीख जाएंगे। जैसे छात्र गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझा पाएंगे। संज्ञानात्मक रणनीति। इसमें छात्र यह सीखते हैं कि जानकारी को कैसे इकट्ठा करें, उसे कैसे व्यवस्थित करें और उसका उपयोग कैसे करें। यह सीखने का एक व्यवस्थित तरीका है, जैसे छात्र किसी भी नई समस्या को हल करने के लिए एक योजना बना पाता है। मौखिक जानकारी। यह तब होता है जब छात्र किसी खास जानकारी को याद कर पाते हैं और उसे बता पाते हैं बता पाते हैं। जैसे छात्र भारत की राजधानी का नाम बता पाएंगे। मोटर कौशल, मोटर स्किल। यह शरीर से जुड़ी क्रियाएं करने की क्षमता होती है, जैसे कुछ बनाना, चलाना या खेलना। यह अभ्यास से बेहतर होता है, जैसे छात्र फुटबॉल को सही तरीके से किक कर पाएंगे। मनोदशा, एटीट्यूड। यह सीखने वाले की आंतरिक स्थिति या किसी चीज़ के प्रति उसके व्यवहार को दर्शाता है। इसे मापना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यह छात्र की प्रतिक्रियाओं या व्यवहार में दिखाई देता है। जैसे छात्र समूह में काम करने के प्रति सकारात्मक रवैया दिखाएंगे। तो हमारा यहाँ पे 32 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 33 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 33 क्वेश्चन नंबर है, सूक्ष्म शिक्षण के गुण या लाभ को लिखें। सूक्ष्म शिक्षण एक अभ्यास का तरीका है जो नए शिक्षकों को छोटे और नियंत्रित माहौल में पढ़ाने के अलग अलग कौशल सिखाने, तुरंत फीडबैक पाने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है, ताकि वे एक बेहतर शिक्षक बन सके। कल्पना कीजिए कि कोई नया व्यक्ति पहली बार कार चलाना सीख रहा है। अगर उसे सीधे भीड़ भाड़ वाली सड़क पर भेज दिया जाए तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसके बजाय उसे पहले खाली मैदान में या शांत जगह पर एक चीज़ सिखाई जाती है। पहले स्टीयरिंग संभालना, फिर गियर बदलना और फिर ब्रेक लगाना। सूक्ष्म शिक्षण भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन यह शिक्षकों को सिखाने के लिए ही। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी तकनीक है जहां एक भावी शिक्षक, छात्राध्यापक पढ़ाने की प्रक्रिया को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर कम छात्रों के सामने कम समय में अभ्यास करता है, ताकि वह अपने शिक्षण कौशल को सुधार सके। इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं? पहला, शिक्षण प्रक्रिया सरल होती है। पढ़ाने का काम एक साथ बहुत सारे चीज़ें करने जैसा है, जैसे विषय पढ़ाना, छात्रों को संभालना, बोर्ड पर लिखना आदि। सूक्ष्म शिक्षण में इन सभी जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। एक बार में केवल एक या दो कौशल पर ध्यान दिया जाता है, जिससे सीखना आसान हो जाता है। एक एक कौशल पर ध्यान। भावी शिक्षक या छात्राध्यापक
अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे पढ़ाने के अलग अलग कौशलों जैसे प्रश्न पूछना, श्यामपट्ट का उपयोग करना, उदाहरण देना पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन्हें विकसित करने की कोशिश करते हैं। पूरी और हर तरह की प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। जब आप छोटा सा पाठ पढ़ाते हैं तो आपको तुरंत और बहुत ही विस्तृत फीडबैक मिलता है। यह फीडबैक सभी पहलुओं को देखता है, जैसे आपने कैसे पढ़ाया, आपके हाव भाव कैसे थे, आपने छात्रों को कैसे संभाला। मूल्यांकन में छात्र शिक्षक का पक्ष। जब मूल्यांकन होता है तो भावी शिक्षक को अपने पक्ष रखने और अपनी बात समझाने का पूरा मौका मिलता है। पर्यवेक्षक एक सलाहकार होता है जो व्यक्ति सूक्ष्म शिक्षण का पर्यवेक्षक देखरेख करता है। वह शिक्षक की गलतियां निकालने के बजाय एक सलाहकार या मार्गदर्शक के रूप में काम करता है जो उसे बेहतर बनाने में मदद करता है। निष्पक्ष मूल्यांकन। भावी शिक्षक का मूल्यांकन बिना किसी पक्षपात के वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जाता है, यानी सिर्फ उसके प्रदर्शन के आधार पर कक्षा शिक्षण की जटिलता कम या वास्तविक कक्षा में पढ़ाने की घबराहट और कठिनाइयों को कम करता है, क्योंकि यहाँ छोटे समूह में अभ्यास होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। बार बार अभ्यास करने और फीडबैक मिलने से भावी शिक्षकों में आत्मविश्वास बढ़ता है कि वे भी पढ़ा सकते हैं। कम समय में ज़्यादा सीखना। यह तरीका कम समय में शिक्षकों को पढ़ाने के कई महत्वपूर्ण कौशल सिखा देता है, क्योंकि अभ्यास बहुत केंद्रित होता है। व्यावसायिक परिपक्वता। सूक्ष्म शिक्षण भावी शिक्षकों को एक पेशेवर अध्यापक के रूप में सोचने और व्यवहार करने में मदद करता है, जिससे उनमें व्यावसायिक परिपक्वता आती है। व्यवहार परिवर्तन में प्रभावी। यह शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके और उनके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने में बहुत असरदार होता है। देखिए, ये हमारा 33 क्वेश्चन नंबर था और अब हम लोग देखेंगे 34 क्वेश्चन नंबर। ये क्या है? ई लर्निंग से आप क्या समझते हैं या ई लर्निंग क्या है? संक्षेप में बोला जाए तो ई लर्निंग का मतलब होता है इंटरनेट और कंप्यूटर जैसी इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके पढ़ाई करना। यह छात्रों को अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी भी और कहीं भी सीखने की आज़ादी देता है, और यह लाइव, ऑनलाइन क्लास, समकालिक या पहले से रिकॉर्डिंग की गई सामग्री, जिसे भी समकालिक बोलते हैं, दोनों तरीक़ों से हो सकता है। कल्पना कीजिए कि आप पढ़ाई या ट्रेनिंग के लिए ना तो किसी क्लासरूम में जा रहे हैं और ना किसी टीचर के सामने बैठे हैं। इसके बजाय आप कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद से सीख रहे हैं। इसी को ई लर्निंग कहते हैं। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, तो ई लर्निंग का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सीखना। ई लर्निंग का अर्थ पुराना विचार नया रूप। ई लर्निंग का कंसेप्ट नया नहीं है, पहले भी कंप्यूटर से पढ़ाई या दूर बैठकर ट्रेनिंग होती थी। ई लर्निंग का आधुनिक रूप है जहां इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल होता है। इसे वेब आधारित ट्रेनिंग भी कहते हैं। टेक्नोलॉजी से पढ़ाई। ई लर्निंग में सीखने के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वीडियो, ऑडियो, वेबसाइट, ऐप्स आदि जैसे डिजिटल साधनों का इस्तेमाल होता है। सामग्री का वितरण। इसमें पढ़ाई की सामग्री जैसे नोट्स, वीडियो, लेक्चर, टेक्स्ट को अलग अलग डिजिटल तरीक़ों से छात्रों तक पहुंचाया जाता है। लगातार सीखना। यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो किसी वजह से नियमित स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाते हैं। वे अपने सहूलियत से अपनी जगह से कभी भी कहीं भी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। सुविधा और इंटरैक्शन। ई लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहां सीखने के लिए नेटवर्क, आपस में बातचीत, इंटरैक्शन की सुविधा और आसानी का उपयोग किया जा सकता है। शिक्षा और टेक्नोलॉजी का मिश्रण। यह पढ़ाई शिक्षा और आधुनिक तकनीक का एक बेहतरीन मेल है। ई लर्निंग के कुछ और नाम होते हैं, वो कौन कौन से हैं? इसे डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग, बिखरी हुई शिक्षा, डिस्टेंस लर्निंग, दूरस्थ शिक्षा, टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग, टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा, और ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षा जैसे नामों से भी जाना जाता है। ई लर्निंग की विधियाँ। ई लर्निंग मुख्य रूप से दो तरीक़ों से होती है। पहला समकालिक यानी साथ साथ, ठीक है, मतलब इस तरीके में टीचर और छात्र एक ही समय पर एक साथ ऑनलाइन मौजूद रहते हैं। कैसे होता है? जैसे कि लाइव ऑनलाइन क्लास, वेबिनार या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जहां सब एक ही समय पर जुड़े रहते हैं और बातचीत करते हैं, चैट के जरिए या फिर बोलकर। यह बिल्कुल एक वर्चुअल क्लासरूम जैसा होता है। विषमकालिक क्या होता है? अलग अलग समय पर, मतलब इस तरीके में छात्र अपनी सुविधा और समय के अनुसार सीखते हैं। टीचर और छात्र एक ही समय पर ऑनलाइन नहीं होते हैं। इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये ऑफलाइन मोड होता है, और ये जो हमारा समकालिक होता है वो ऑनलाइन मोड होता है। कैसे होता है? इसमें पहले से तैयार की गई पढ़ाई की सामग्री जैसे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर,
ऑनलाइन नोट्स असाइनमेंट छात्रों को उपलब्ध करा दी जाती है। छात्र अपनी गति और समय पर उसे देखते या पढ़ते हैं और असाइनमेंट जमा करते हैं। इसमें ईमेल या ऑनलाइन फोरम के जरिए सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन जवाब तुरंत नहीं मिल पाते। तो हमारा 34 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। 35 क्वेश्चन नंबर है, संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं। देखिए, संप्रत्यय हमारे दिमाग में बनी हुई वह श्रेणी या समझ है जो हमें समान विशेषताओं वाली चीज़ों को पहचानने और उन्हें दूसरों से अलग करने में मदद करती है। यह अनुभवों और सीखने की प्रक्रिया से धीरे धीरे बनता है, जिसमें हम चीज़ों में समानताएं और अंतर पहचानना सीखते हैं। कल्पना कीजिएगा कि आपके सामने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, एक छोटा सा खिलौना कुत्ता, एक बड़ा असली कुत्ता, एक कुत्ते की तस्वीर और एक कार्टून वाला कुत्ता। यह सब देखने में अलग अलग है, लेकिन आप जानते हैं कि ये सब कुत्ता ही हैं। यह जो कुत्ता होने की समझ आपके दिमाग में है, यही संप्रत्यय है। इसी को कॉन्सेप्ट बोलते हैं। संप्रत्यय का आसान अर्थ, यह ज्ञान को समझाने और दिमाग में रखने का एक तरीका है। संप्रत्यय एक तरह से चीज़ों, विचारों या अनुभवों के बारे में हमारे दिमाग में बनी हुई श्रेणी या मानसिक तस्वीर है, जो उनमें मौजूद कुछ सामान्य विशेषताओं पर आधारित होती है। इसे और सरल तरीके से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप किसी बच्चे से कहते हैं कि कुत्ता आ रहा है, तो वह समझ जाता है कि आप किस तरह के जानवर की बात कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे ने पहले से कुत्ता देख रखा है। वह उनके रंग, आकार, आवाज़ और व्यवहार को अच्छी तरह से जानता है। वह कुत्ते को बिल्ली या चूहे से अलग पहचानता है। सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, बच्चे ने अलग अलग कुत्तों को देखा है। यह समझा है कि इन सब में कुछ बातें एक जैसी है, जैसे 4 पैर, पूंछ, भौंकना। विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन, उसने कुत्तों को दूसरे जानवरों जैसे बिल्ली से अलग पहचानना भी सीखा। इसे सामान्यीकृत समझ को संप्रत्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में, संप्रत्यय उन खासियतों का एक समूह है जो किसी नियम से जुड़ी होती है। जब तक हम किसी नई चीज़ के बारे में अनुभव नहीं मिलता, तब तक संप्रत्यय पूरी तरह से नहीं बनता है। संप्रत्यय हमारी पुरानी अनुभव और सीखी हुई बातों का जोड़ होता है। कुछ आसान परिभाषाएं होते हैं इसके अंतर्गत। आस्बुद और ग्राम्स के द्वारा संप्रत्यय हमारे दिमाग की वह अंदरूनी प्रक्रिया है जो हमें कुछ खास परिस्थितियों, चीज़ों या कामों को एक ही समय में पहचानने में मदद करता है। हैमट्रेन, यह हमें घटनाओं, वस्तुओं और लोगों में एक जैसी चीज़ों को पहचानने और उन्हें अलग अलग करने में मदद करता है। डिस्को और कोफार्ड के अनुसार संप्रत्यय चीज़ों का एक ऐसा समूह है जिसमें कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। संप्रत्यय का निर्माण कैसे होता है। संप्रत्यय धीरे धीरे और कई चरणों में बनते हैं। पहला, संवेदन, सेंसेशन। सबसे पहले हम अपनी इंद्रियों, आँखें, कान, नाक, त्वचा, जीभ से जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे एक कुत्ते को देखना, उसकी आवाज़ सुनना। प्रत्यक्षीकरण, फिर हमारा दिमाग उन संवेदनाओं को कोई अर्थ देता है। हम समझते हैं कि यह आवाज़ कुत्ते की भौंकने की है या यह देखने वाला जानवर कुत्ता है। सामान्यीकरण या सामान्यीकरण, हम कई अलग उदाहरणों से को देखते हैं, उनमें मौजूद सामान्य विशेषताओं को पहचानते हैं। जैसे हमने कई अलग अलग रंग, आकार के कुत्ते देखे, लेकिन उन सब में 4 पैर, पूंछ और भौंकने जैसी चीज़ें सामान्य थी। विभेदीकरण, हम यह भी सीखते हैं कि कौन सी चीज़ें इस समूह में आती है और कौन सी नहीं। जैसे कुत्ता 4 पैर वाला होता है, लेकिन 4 पैर वाली बिल्ली कुत्ता नहीं होती। परिभाषा और नामकरण, अंत में हम उस सामान्य समझ को एक नाम देते हैं, जैसे कुत्ता, और हमारे दिमाग में उसकी एक स्पष्ट परिभाषा बन जाती है। अनुभवों का जुड़ाव, नए नए अनुभवों के साथ संप्रत्यय और भी मजबूत और स्पष्ट होते जाते हैं। ठीक है, तो हमारा 35 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 36 क्वेश्चन नंबर, वो है आगमन प्रतिमान, इंडक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है। देखिए, आगमन प्रतिमान एक ऐसा तरीका है जहाँ छात्रों को पहले उदाहरण या जानकारी दी जाती है, फिर उन्हें खुद इन उदाहरणों का विश्लेषण करके एक सामान्य नियम या सिद्धांत तक पहुँचने में मदद की जाती है। यह उनकी सोच समझने की क्षमता को बढ़ाता है और उन्हें ज्ञान को खुद बनाने में सक्षम बनाता है। आप मानिए कि आप किसी को पेड़ पौधे के बारे में सिखा रहे हैं। एक तरीका यह है कि आप सीधे बता दें कि सभी पेड़ पौधे पत्तियों में तना और जड़ें होती है, और दूसरा तरीका है, आगमन प्रतिमान में हम ऐसा नहीं करते हैं। आगमन प्रतिमान में हम क्या करते हैं
कि हम छात्र को पहले अलग अलग तरह के पेड़ जैसे आम का पेड़, नीम का पेड़ और पौधे जैसे गुलाब का पौधा, तुलसी का पौधा दिखाते हैं। छात्र इन सब में खुद से कुछ समानताएं जैसे पत्तियाँ, तना, जड़ें खोजते हैं और फिर एक सामान्य नियम पर पहुंचते हैं। पेड़ पौधों में पत्तियाँ, तने और जड़ें होती हैं। आगमन प्रतिमान का मतलब होता है पहले उदाहरण या तथ्यों को देखकर उनका विश्लेषण करना और फिर उनसे एक सामान्य नियम या सिद्धांत तक पहुंचना। इसे किसने बनाया? इसे हिल्डा टाबा ने विकसित किया था। आगमन प्रतिमान के द्वारा पहले हम उदाहरण से समझते हैं और फिर उसके बाद नियमों के बारे में चलते हैं। और निगमन विधि में पहले हम नियम पढ़ते हैं और फिर उसके बाद उदाहरण के द्वारा समझते हैं। इसका उपयोग खासकर भावी शिक्षक को यह सिखाने के लिए किया जाता है कि वे छात्रों को सीखने की समस्याओं को कैसे समझें और उनका समाधान करें। मुख्य बातें और इसके चरण। इसका मुख्य लक्ष्य छात्रों की सोचने की क्षमता, मानसिक प्रक्रिया को बढ़ाना है। यह छात्रों को किसी विषय के सिद्धांत और अवधारणाओं को खुद से समझने में मदद करता है। संरचना, सिंटैक्स, यह कैसे काम करता है, इसके चरण कौन कौन से हैं। इस मॉडल में छात्रों की सोचने की शक्ति बढ़ाने के लिए ऐसी स्थितियां बनाई जाती है जहां वे खुद से अवधारणाओं को समझते हैं। पढ़ाने की गतिविधियों को एक खास क्रम में किया जाता है ताकि छात्र खुद से नियमों, अवधारणाओं और विचारों को समझ सकें। इसमें ग्रुप डिस्कशन, सामूहिक वाद विवाद की जगह कम होती है। जानकारी और तथ्यों को शुरुआत में थोड़ा जटिल तरीके से पेश किया जाता है ताकि छात्र उस पर सोच सकें। इसके चरण या सोपान एक खास क्रम में होते हैं। जैसे पहला चरण, पढ़ाने वाली क्रिया जैसे उदाहरण सवाल की एक लिस्ट बनाई जाती है। दूसरा चरण, इन क्रियाओं को अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है जैसे ये उदाहरण है, ये सवाल है। तीसरा चरण, पढ़ाने वाली क्रियाओं को साफ साफ समझाया जाता है। चौथा चरण, इन क्रियाओं की दिशा और उनके बीच के संबंध तय किए जाते हैं जैसे इस उदाहरण का संबंध उस सिद्धांत से है। पांचवा चरण, क्रियाओं की दिशा और उसके संबंधों को विस्तार से समझाया जाता है। छठा चरण, इन व्याख्याओं के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं। सातवां चरण, निकाले गए परिणामों के कुछ परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस, अनुमानित उत्तर बनाई जाती है। आठवां चरण, इन परिकल्पनाओं की व्याख्या की जाती है और उनके समर्थन में तथ्य और डेटा प्रदत्त पेश किए जाते हैं। नौवां चरण, परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है, जांचा जाता है कि वे सही है या नहीं, फिर एक सामान्य नियम या सिद्धांत बनाया जाता है। सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम। इस मॉडल में क्लास का माहौल ऐसा होता है जहां छात्रों को खुद से सोचने और काम करने के ज़्यादा मौके मिलते हैं। शिक्षक अपने पढ़ाई छात्रों की गतिविधियों से शुरू करता है। पढ़ाने की गतिविधियां पहले से तय होती है, लेकिन शिक्षक छात्रों के व्यवहार और गतिविधियों को नियंत्रित करता है। क्लास में सहयोग की भावना होती है। हर चरण में शिक्षक एक मार्गदर्शक गाइड की तरह काम करता है। शिक्षक छात्रों की सोचने की शक्ति बढ़ाने के लिए ज़्यादा सवाल पूछता है। वह छात्रों को नए अनुभव देता है ताकि उनकी सोचने की शक्ति विकसित हो सके। सहायक प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम। देखिए, इस मॉडल के लिए हिल्डा टाबा ने ऐसी पढ़ाई की सामग्री को महत्वपूर्ण माना है जो सामाजिक विषयों के ज्ञान के लिए उपयोगी हो। इसमें बच्चों को जानकारी, डेटा और तथ्यों को समझाने पर खास जोर दिया जाता है। मूल्यांकन के लिए ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें सही गलत या बहुकल्पीय प्रश्न होते हैं। रटने वाले टेस्ट ज़्यादा उपयोगी नहीं होते हैं। उपयोग, हिल्डा टाबा ने इसे विज्ञान में सोचने की क्षमताओं का विकास करने के लिए बहुत उपयोगी माना है। इसका उपयोग मानसिक प्रक्रियाओं या चिंतन क्षमताओं, सोचने की शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। छात्रों को जानकारी, तथ्य और डेटा को समझाने में मदद करने के लिए यह मॉडल बहुत उपयोगी है। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषयों को पढ़ाने के लिए भी इसे बहुत प्रभावी माना जाता है। तो हमारा 35 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 37, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान। देखिए, जिसे एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल भी कहते हैं। ये क्या होता है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान डेविड आशु बेल द्वारा विकसित एक शिक्षण तरीका है जिसमें नई और जटिल जानकारी को पढ़ाने से पहले छात्रों को उस जानकारी का एक सामान्य परिचय या नक्शा दिया जाता है। यह नक्शा छात्रों को नई जानकारी को समझने, उसे अपने पुराने ज्ञान से जोड़ने
उसे लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। कल्पना कीजिए आप कोई नई और जटिल किताब को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप सीधे किताब पढ़ना शुरू कर दें तो शायद आपको सब कुछ समझ में ना आए, लेकिन अगर किताब शुरू करने से पहले आपको उस किताब का एक छोटा सा परिचय, एक नक्शा या एक सारांश मिल जाए जो यह बता दे कि किताब में क्या-क्या है और सब कुछ आपस में कैसे जुड़ा है, तो क्या होगा? आपको किताब समझना बहुत आसान हो जाएगा। यही अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान कहलाता है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान का मतलब है किसी नई और जटिल जानकारी को पढ़ाने से पहले छात्रों को उस जानकारी का एक सामान्य परिचय या एक ढांचा फ्रेमवर्क दिया जाए, ताकि वे आने वाले नई जानकारी को आसानी से समझ सकें और उसे अपने पुराने ज्ञान में जोड़ सकें। इसे किसने बनाया है? तो इसे डेविड आशुबेल ने विकसित किया है। इसकी मुख्य बातें और इसके चरण निम्नलिखित हैं। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य लक्ष्य छात्रों को तथ्यों और अवधारणाओं को गहराई से समझाना है। यह छात्रों की सोचने और समझने की क्षमता, ज्ञानात्मक पक्ष को विकसित करता है। इसकी संरचना यानी कैसे काम करता है, इसके चरण। इस मॉडल में पढ़ाई की सामग्री पाठ्यवस्तु को इस तरह से पेश किया जाता है कि वह छात्रों को बहुत आसानी से समझ में आए। पहला चरण, सामान्य प्रस्तुति। सबसे पहले विषय को बहुत ही सावधानी से और आसान तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। यह एक तरह का ओवरव्यू या नक्शा होता है जो छात्रों को बताता है कि वे आगे क्या पढ़ने वाले हैं और उसका क्या महत्व है। दूसरा चरण, विस्तृत प्रस्तुति। फिर उसी पाठ्यवस्तु को विस्तार से और क्रमबद्ध तरीके से बताया जाता है। इसमें जटिल अवधारणाओं को भी एक एक करके समझाया जाता है, लेकिन पहले से दिए गए अग्रिम व्यवस्थापक सामान्य परिचय की मदद से छात्र इसे आसानी से जोड़ पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर शिक्षक शिक्षण तकनीकी के अर्थ और परिभाषा के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो पहला चरण क्या होगा कि वे बताएंगे कि पहले शिक्षा क्या है, उसके अलग अलग प्रकार क्या हैं, इसका एक सामान्य परिचय देंगे। यह अग्रिम व्यवस्थापक है। दूसरा चरण, फिर वे शैक्षिक तकनीकी का अर्थ और परिभाषा विस्तार से बताएंगे। छात्र इस नई जानकारी को पहले से मिली शिक्षा की सामान्य समझ से जोड़ पाएंगे, जिससे सीखना आसान हो जाएगा। सामाजिक प्रणाली। आशुबेल मानते हैं कि मुश्किल और अमूर्त विचारों को भी बहुत प्रभावी ढंग से समझाया जा सकता है। अगर किसी छात्र को किसी पुरानी जानकारी का विश्लेषण कर चुका है तो उसके संबंध जोड़ते हुए नई जानकारी को आसानी से समझाया जा सकता है। शिक्षक की भूमिका अहम। इस मॉडल में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक ज़्यादा सक्रिय रहता है और छात्रों को सही दिशा में ले जाता है। अच्छा माहौल। कक्षा में एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जहाँ छात्र सक्रिय रूप से सीख सकें। शिक्षक का लचीलापन। सीखने की परिस्थितियों के हिसाब से शिक्षक अपने पढ़ाने के तरीके में बदलाव कर सकता है। छात्रों की सहभागिता। छात्रों को भी मौका दिया जाता है कि वे पाठ्य वस्तु से संबंधित अपने विचार और प्रश्न पूछ सकें। शिक्षक फीडबैक देता है। शिक्षक छात्रों को उनके सीखने की प्रक्रिया पर फीडबैक भी देता है। सहायक प्रणाली। इसमें मूल्यांकन यह जांचना है कि छात्रों ने कितना सीखा, उसी निर्देशन या पढ़ने के तरीके के आधार पर किया जाता है या अपनाया गया था। उपयोग। इस मॉडल का उपयोग तब किया जाता है जब कोई पाठ्यवस्तु अधूरी या असंगठित लगती है। यह उसे क्रमबद्ध करने में मदद करता है। जटिल और क्रमबद्ध ज्ञान को सिखाने के लिए यह बहुत उपयोगी है। यह अवधारणाओं के बीच संबंध स्थापित करने में मदद करता है। यह ज्ञानात्मक पक्ष के उच्च स्तर के उद्देश्यों जैसे विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन को प्राप्त करने में भी मदद करता है। यह मॉडल विज्ञान जैसे विषयों को पढ़ाने में भी बहुत उपयोगी है, जहां जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना जरूरी होता है। तो हमारा 37 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 38 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। देखिए 38 क्वेश्चन नंबर है, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल क्या है? परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान एक ऐसा शिक्षण है जहां छात्रों को सीधे जवाब देने के बजाय उन्हें एक अस्पष्ट समस्या दी जाती है। फिर उन्हें वैज्ञानिक की तरह सवाल पूछकर, जानकारी इकट्ठा करके और विश्लेषण करके खुद उस समस्या को समझने और उसका समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह छात्रों में खोजबीन और सोचने समझने के कौशल को विकसित करता है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने कोई रहस्यमय चीज़ रखी है, जैसे एक बंद डिब्बा। एक तरीका यह है कि कोई आपको सीधे बता दे कि डिब्बे के अंदर क्या है।
दूसरा तरीका यह है कि आपको खुद कुछ सवाल पूछने और कुछ छोटी मोटी जांच करने का मौका दिया जाए ताकि आप खुद पता लगा सकें कि डिब्बे के अंदर क्या है। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान दूसरा वाला तरीका है। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का मतलब है छात्रों को सीधे जानकारी देने के बजाय उन्हें वैज्ञानिक तरीकों से सवाल पूछकर, खोजबीन करके और जानकारी का विश्लेषण करके खुद समस्या को सुलझाने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसे किसने बनाया? इसे रिचर्ड शकमन ने विकसित किया था। इसका आधार वैज्ञानिक परीक्षा प्रतिमान है, यानी वैज्ञानिक कैसे समस्याओं को हल करते हैं। इसकी मुख्य बातें और इसकी प्रक्रिया क्या है, यह कैसे काम करता है। पहला है लक्ष्य। शकमन के अनुसार इस मॉडल का उद्देश्य छात्रों में खोजबीन करने की क्षमता और जानकारी को समझने के कौशल को विकसित करना है। यह छात्रों को कारण और प्रभाव का विश्लेषण करना सिखाता है। इसका लक्ष्य छात्रों को ऐसी स्थितियों जो शुरू में साफ ना हो का विश्लेषण करके खुद नया ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। इसमें छात्रों की प्रेरणा बहुत ज़रूरी है ताकि वे खुद से सीख सकें। दूसरा है संरचना। इसकी प्रक्रिया चरण। इस मॉडल की प्रक्रिया को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला, अस्पष्ट परिस्थितियों में संघर्ष। इसमें छात्रों के सामने एक ऐसी समस्या या स्थिति पेश की जाती है जो पूरी तरह से साफ नहीं होती है। यह स्थिति छात्रों के दिमाग में जिज्ञासा और एक तरह का संघर्ष पैदा करती है, उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उदाहरण के लिए उन्हें एक वीडियो में दिखाया जा सकता है जहां कोई असामान्य घटना होती है। उन्हें यह पता लगाने के लिए कहा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। परीक्षा द्वारा परीक्षा, इंक्वायरी बाय इंक्वायरी। छात्र इस अस्पष्ट स्थिति को समझने के लिए सवाल पूछते हैं। वे हाँ या नहीं में जवाब वाले सवाल पूछते हैं। शिक्षक सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब देता है। इससे छात्र खुद ही धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा करते हैं। यह छात्रों को यह सिखाता है कि सही सवाल कैसे पूछें ताकि वे समस्या की जड़ तक पहुंच सकें। परीक्षा कौशल, इंक्वायरी स्ट्रैटेजीज का विश्लेषण। छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों और इनके द्वारा की गई खोजबीन के तरीकों का बाद में विश्लेषण किया जाता है। इससे छात्र यह सीखते हैं कि कौन सा सवाल ज़्यादा प्रभावी था, कौन सी रणनीति अच्छी थी और अपनी खोजबीन की प्रक्रिया को कैसे बेहतर बनाया जाए। सामाजिक व्यवस्था। इस मॉडल में सीखने की हर व्यवस्था में सवाल जवाब और खोजबीन चलती रहती है। सवाल पूछने की प्रक्रिया बहुत व्यवस्थित है और कौशलपूर्ण होती है। वाद विवाद के जरिए विश्लेषण किया जाता है। शिक्षक का नियंत्रण रहता है, लेकिन वह छात्रों को सोचने और खोजबीन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षक ज्ञानात्मक पक्ष के विकास के लिए प्रश्नों का अधिक प्रयोग करता है। मूल्यांकन। इस मॉडल में मूल्यांकन की 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, स्पष्ट और अस्पष्ट सामग्री। ऐसी सामग्री जो छात्रों को सोचने पर मजबूर कर दे। कौशल को समझने वाला शिक्षक, ऐसा शिक्षक जो इस परीक्षा पद्धति को अच्छी तरह समझता हो और उसका उपयोग कर सके। विनिमय, एप्लीकेशन। इस मॉडल से छात्र और अध्यापकों के बीच आपसी संबंध बेहतर होते हैं। यह छात्रों में वैज्ञानिक सोच, समस्या समाधान कौशल और आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करने में बहुत उपयोगी है। यह छात्रों को खुद से सीखने और ज्ञान निर्माण करने के लिए तैयार करता है। देखिए, इसके बाद हमारा ये 38 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 39 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जिसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी कहते हैं, यह एक गतिशील प्रक्रिया है जहाँ शिक्षक सिखाता है और छात्र सीखते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य छात्रों के व्यवहार में सकारात्मक और अस्थायी बदलाव लाना है, जिससे वे अपने आसपास के वातावरण में सफलतापूर्वक ढल सके और नए कौशल व ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसे समझने के लिए हम इसे 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला शिक्षण और दूसरा अधिगम। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। सीखना क्या है? कल्पना कीजिए आप एक नए शहर में जाते हैं। धीरे धीरे वहाँ के रास्तों को, लोगों को, बोलने के तरीकों को, वहाँ के नियमों को समझने लगते हैं। आप उस माहौल में ढल जाते हैं। यही सीखना है या यही अधिगम है। क्यों सीखते हैं? हम इसलिए सीखते हैं ताकि हम अपने आसपास के माहौल, घर, समाज, काम की जगह सही तरीकों में से ढल सके और एक जिम्मेदार इंसान बन सके। हम जो भी कौशल हासिल करते हैं, जैसे साइकिल चलाना, खाना पकाना, कंप्यूटर चलाना, वो सब सीखने से ही आता है। सीखने का मतलब अलग अलग विचार। आसान शब्दों में, जब हमारे व्यवहार में बदलाव आता है या हम कुछ नया सीखते हैं
गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार में बदलाव होना ही सीखना है और यह बदलाव खुद सीखने की वजह से होता है। रिंकनर के अनुसार व्यवहार को बेहतर बनाने की प्रक्रिया ही सीखना है। कॉल्विन के अनुसार पहले से जो व्यवहार है उसमें अनुभव के जरिए जो बदलाव आता है वही सीखना है। सीखने की कुछ खास बातें हैं, जैसे चीज़ों को अलग अलग पहचानना। सीखने में हम चीज़ों को अलग अलग पहचानना भी सीखते हैं, जैसे खिलौनों के पुर्जे को अलग अलग करके फिर से जोड़ना। लक्ष्य आधारित सीखना हमेशा किसी न किसी लक्ष्य के साथ होता है। अगर हमें पता हो कि हमें क्या करना है, क्यों सीख रहे हैं, तो सीखना ज़्यादा प्रभावी होता है। लगातार चलने वाली प्रक्रिया सीखना ज़िंदगी भर चलते रहता है, जैसे हमारा विकास। व्यक्तिगत हर इंसान अपनी गति से, अपनी रुचि के अनुसार और अपनी समस्याओं व स्वास्थ्य के आधार पर सीखता है। किसी को जल्दी समझ में आता है और किसी को देर से समझ में आता है। रचनात्मक सीखने का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि पुराने ज्ञान और नए अनुभवों को मिलाकर कुछ नया सीखना होता है। शिक्षण क्या है या सिखाना क्या है? शिक्षण का मतलब छात्रों को सीखने में मदद करना या सिखाने के लिए सही माहौल और परिस्थितियाँ बनाना है। इसमें एक शिक्षक या कोई भी सिखाने वाला छात्रों को जानकारी देता है, कौशल सिखाता है और उन्हें सोचने व समझने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं? शिक्षण और अधिगम दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मतलब है शिक्षक और छात्र के बीच होने वाली बातचीत और गतिविधियाँ, जिनके जरिए छात्र कुछ सीखते हैं और उनके व्यवहार में अपेक्षित बदलाव आता है। शिक्षक सिखाता है और छात्र सीखते हैं। शिक्षक की भूमिका देखिए, शिक्षक की भूमिका सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। वह ऐसा विधियाँ, तरीके, सामग्री जैसे किताब, वीडियो और माहौल जैसे क्लास का माहौल का उपयोग करता है, जिससे छात्र सबसे अच्छे तरीके से सीख सकें। छात्र सक्रिय रूप से जानकारी को ग्रहण करता है, उस पर सोचता है, सवाल पूछता है और अपनी समझ बनाता है। इस प्रक्रिया में अनुभव, बातचीत और निर्देशों के जरिए ही व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव आता है, जो अंततः अधिगम कहलाता है। तो ये हमारा 38 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर जो कि है 39, उसको देखते हैं। क्या है 39 क्वेश्चन? शिक्षा में निगमन विधि। शिक्षा में निगमन विधि क्या है? निगमन विधि शिक्षा में वह तरीका है जहाँ पहले एक समान नियम या सिद्धांत सिखाया जाता है, फिर उस नियम को समझाने और सत्यापित करने के लिए उदाहरणों का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए, एक था निगमन विधि और एक था आगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है, एक निगमन विधि था और एक आगमन विधि था। तो निगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग नियम सीखते हैं और फिर उसके बाद उसको समझाने के लिए उदाहरण का प्रयोग करते हैं। उसी के जस्ट अपोजिट आगमन विधि में हम लोग उदाहरण के द्वारा समझते हैं और फिर हम लोग नियम की ओर बढ़ते हैं। तो ये आगमन विधि होता है और ये निगमन विधि होता है। सॉरी, ये निगमन विधि और ये आगमन विधि। ठीक है, तो निगमन विधि में पहले नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं और आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। ठीक है, कल्पना कीजिए कि आप किसी पेड़ों के बारे में सिखा रहे हैं। तो आगमन विधि क्या होता है, जो हमने पहले समझी, इससे आप पहले अलग अलग तरह के पेड़ दिखाते हैं, जैसे आम, नीम, बबूल, और फिर छात्र खुद निष्कर्ष निकालते हैं कि सभी पेड़ों में पत्तियां, तने और जड़ें होती है। निगमन विधि क्या होता है, इसमें आप सभी सबसे पहले एक सामान्य नियम या सिद्धांत बताते हैं, जैसे सभी पेड़ों में पत्तियां, तने और जड़ें होती है। फिर आप उदाहरण जैसे आम का पेड़, नीम का पेड़ से इस नियम को साबित करते हैं और समझाते हैं। तो शिक्षा में निगमन विधि का मतलब है पहले एक सामान्य नियम, सिद्धांत या परिभाषा बताना, फिर उस नियम को उदाहरणों, तथ्यों या समस्याओं के जरिए समझाना या सत्यापित करना। ठीक है, तो ये हमारा जो है आगमन और निगमन विधि था। इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जो कि अब हम लोग समझेंगे। मुख्य बातें क्या हैं? सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक। यह विधि सामान्य एक नियम से शुरू होकर विशिष्ट यानी उदाहरण या तथ्य की ओर बढ़ती है। नियम से उदाहरण की ओर, इसमें पहले नियम की परिभाषा बताई जाती है और फिर उसे लागू करके उदाहरण से समझाया जाता है। जैसे अगर हम त्रिभुज के बारे में बताएं, तो त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति होती है और फिर उसके बाद हम परिभाषा देकर उसे उदाहरण के द्वारा, फिगर के द्वारा उसे समझाते हैं। जैसे त्रिभुज जो होता है बंद आकृति होती है और ये 3 भुजाओं से घिरा रहता है। ठीक है, शिक्षक केंद्रित। अक्सर इस विधि में शिक्षक की भूमिका अधिक होती है। शिक्षक नियम बताता है और फिर उदाहरण देता है। तेज तरीका, यह किसी
नियम या सिद्धांत को जल्दी से समझाने का एक सीधा और तेज तरीका हो सकता है, खासकर जब समय कम हो या विषय बहुत जटिल ना हो। प्रक्रिया या चरण आमतौर पर नियम या सिद्धांत प्रस्तुत करना। सबसे पहले शिक्षक एक सामान्य नियम, सिद्धांत, परिभाषा या सूत्र बताता है। उदाहरण के लिए, आयत वह आकृति है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समानांतर होती है और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो फिर हम व्याख्या करते हैं। शिक्षक उस नियम की व्याख्या करता है और उसे विस्तार से समझाता है। वह बताता है कि बराबर भुजाएं और समानांतर भुजाओं का क्या मतलब है। ठीक है। उदाहरण देना। शिक्षक उस नियम से संबंधित विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करता है। उदाहरण, वह ब्लैक बोर्ड पर अलग अलग आकार के आयतों का चित्र बनाता है और दिखाता है कि कैसे उनमें ये सभी विशेषताएं मौजूद है। जैसे ये देखिए, ये भी क्या है, आयत है और ये भी आयत ही है। ठीक है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और इसमें लंबाई और चौड़ाई होता है और हर एक जो कोण होता है 90 डिग्री होता है और इसके कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो उदाहरण, वह ब्लैक बोर्ड पर अलग अलग आकार के आयतों के चित्र बनाता है और दिखाता है कि कैसे उनमें ये सभी विशेषताएं मौजूद हैं। अभ्यास कराना। छात्रों को उस नियम को लागू करने के लिए कुछ अभ्यास या प्रश्न दिए जाते हैं। उदाहरण, छात्रों से कुछ आयतों के क्षेत्रफल या परिमाप निकालने को कहा जाता है। नियम का सत्यापन। उदाहरणों के माध्यम से नियम की सत्यता को समझते हैं। यह कब उपयोगी होता है? जब कोई नियम या परिभाषा सीधे समझाई जा सकती है। गणित, विज्ञान, कुछ हिस्सों में व्याकरण नियमों के लिए जैसे विषयों में यह उपयोगी होता है। जब पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करना हो तब यह उपयोगी होता है। उच्च कक्षाओं के छात्रों के लिए जो अमूर्त विचारों को समझ सकते हैं, उसके लिए ये ज़रूरी होता है। इसकी कुछ सीमाएं और कमियां हैं, जैसे इसमें रटने पर जोर दिया जाता है। छात्र नियम को बिना समझे रट सकते हैं। इसमें कम रचनात्मकता होती है। छात्रों को अपनी खोजबीन और सोचने की शक्ति कम विकसित होती है। इसमें कम अस्थायी ज्ञान होता है, क्योंकि छात्र खुद खोज नहीं करते हैं। ज्ञान उतना गहरा और स्थायी नहीं हो सकता, नीरस हो सकता है। इसमें उतना मतलब मनोरंजन यानी आनंद नहीं आए पढ़ने में, या छात्रों के लिए कम दिलचस्प हो सकता है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। तो हमारा जो आज का टॉपिक था वो क्या हुआ, जितना भी क्वेश्चन था आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा कंप्लीट हो चुका है एक पोर्शन। वो कौन सा था? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा बस, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।